नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, आप सभी का इस सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 12 भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। आप में से अधिकतर लोग कोई ना कोई गेम्स ज़रूर खेलते होंगे। किसी को हॉकी पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, कोई वॉलीबॉल खेलता है और फिर क्रिकेट तो एक ऐसा गेम्स है जो हमारे देश के हर गली मोहल्ले में खेला जाता है। आपको मालूम होगा कि जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। ठीक इसी तरह से हम विद्यालय आते हैं, विद्यालय के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि हम जब विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना सभा होती है, इसके पश्चात कक्षाएं लगती हैं, बीच में कुछ समय लंच के लिए मिलता है और पुनः कक्षाएं लगती हैं। इसके पश्चात छुट्टी होती है और हम अपने घर चले जाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नियम हमारे विद्यालय में बना हुआ है, ऐसा टाइम टेबल हमारे विद्यालय का बना हुआ है। जिस तरह से खेल के कुछ नियम होते हैं, स्कूल के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। इन्हीं नियमों को संविधान कहते हैं। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना, शक्तियाँ, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के बीच में संबंधों को भी विनियमित करता है। संविधान देश के आदर्शों और सिद्धांतों को प्रकट करता है। संविधान जनता की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान की अवधारणा और उसकी क्या आवश्यकता है, हम इस पर विचार करते हैं। शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और उनके कार्यों और अधिकारों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के अभाव में शासन का सुचारू रूप संचालित होना कठिन है और अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों का भी विवरण होता है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार है। किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलता है, उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें प्रमुख हैं: पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना बेहद जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्रदान की। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान
हो। भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों को एकत्र किया और उन्हें अपने देश की आवश्यकता और विद्यमान दशाओं के अनुसार अंगीकृत किया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार लिया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में हुए भारत के संवैधानिक विकास का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक टीकाएं और संविधान विशेषज्ञों की राय आदि का भी प्रभाव रहा। अब यहाँ पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भारत का संविधान आखिर बनाया किसने था। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया था। उसका आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। कैबिनेट मिशन 1946 यह एक प्रतिनिधि मंडल था जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। संविधान निर्माण की अवधि और संविधान लागू होने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार देश का शासन संचालित होता रहा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया गया। संविधान सभा में प्रांतों से 292, देशी रियासतों से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। ऐसे भाग देशी रियासतें कहलाती थीं। ये रियासतें राजाओं के अधीन थीं और इनकी संख्या लगभग 562 थी। कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा, ट्रावनकोर आदि बड़ी रियासतें थीं। इनसे 93 तथा चीफ कमिश्नरियों से 4 प्रतिनिधियों का प्रावधान था। इस प्रकार इसमें कुल 398 सदस्य थे। संविधान सभा में जनसंख्या के अनुपात में सदस्य निर्धारित किए गए थे। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। भारत के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में 299 सदस्य शेष रह गए थे क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। भारत में संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक, महात्मा गांधी का 5 जनवरी 1922 का कथन कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। फरवरी 1924 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा तैयार की गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। मई 1934 में स्वराज दल के पटना सम्मेलन आदि की स्पष्ट मांग का परिणाम ही संविधान निर्मात्री सभा थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं
और व्यवस्थाएं बनाना थी और चलाना भी थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार का कानून। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि ने विचार विमर्श के समय संविधान सभा का पथ प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ थे। सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थीं तथा BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष दोनों ही अलग अलग हैं। कई बार आप लोग प्रश्नों के उत्तर देने में जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। जब अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना है, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिखना है। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुईं। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। भारत का नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित करके अंगीकार किया गया। संविधान के कुछ उपबंधों जैसे नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद आदि को तुरंत प्रभावी किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूपेण लागू हो गया था। इस तिथि को संविधान लागू होने की तिथि कहा जाता है और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा थे, से संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंदास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुज, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ,
विजयवर्गीय, ठाकुर लाल सिंह आदि प्रमुख थे। भारत के संविधान का निर्माण का कार्य सरल नहीं था, अतः संविधान निर्माण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गईं। प्रक्रियागत मामलों से संबंधित 10 समितियां और तथ्यगत मामलों की 8 समितियां बनाई गई थीं। इनमें प्रमुख समितियां थीं प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान निर्माण करने के लिए संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समितियां। इन सभी समितियों के प्रतिवेदनों और सुझावों के अनुसार संविधान को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। इस समिति में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर भीमराव, के एम मुंशी, बी एल मित्तर, डी पी खेतान सदस्य थे। बाद में श्री मित्तर और खेतान का स्थान एन माधवन राव और टी टी कृष्णा स्वामी ने ले लिया। संविधान का लिखित प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर विस्तृत और क्रमवार चर्चा की गई। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों और विचारों का समावेश किया है। इसे संविधान की आत्मा अथवा कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना और संकल्प का प्रतीक है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही यह भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से ही हुआ है और अंतिम सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है लिखित और विशाल संविधान। भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो 22 भागों में विभाजित हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर अथवा लचीला के रूप में किया जाता है। यदि किसी देश का संविधान उस प्रक्रिया से संशोधित किया जाता है जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है, तो संबंधित संविधान लचीला अथवा परिवर्तनशील संविधान कहलाता है। परंतु यदि किसी संविधान के संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह संविधान कठोर संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान
संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा कुछ महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस तरह से भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भारत अपनी आंतरिक और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी रहेगी। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संसद तथा विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हैं। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाए जाने की पद्धति, उनकी कार्यविधि और सेवा शर्तों पर निर्भर करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाए जाने के उपरांत की जाती है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनका वेतन भत्ता घटाया नहीं जा सकता। इस व्यवस्था से न्यायाधीश कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहते हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं, अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। पिछली कक्षा में भी आपने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया होगा। इनमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां कर्तव्य है यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा गया है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु पर वोट देने का अधिकार। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान ने इकहरी नागरिकता को अपनाया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। वह अपने राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि का नागरिक नहीं होता। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भारतीय संविधान को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप कॉपी पर कुछ प्रश्न नोट कीजिए जिनके उत्तर आपको लिखना है। पहला लिखिए आप, संविधान किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न नोट कीजिए, संविधान सभा का परिचय दीजिए। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न नोट कीजिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।